अगर मैं कहूँ कि किसी परिवार के पास 1 रुपए की भी जमीन नहीं है, कोई एंसेस्ट्रल बिजनेस नहीं है और यहाँ तक कि एक छोटा सा झोपड़ा भी नहीं है, तब भी भारत के कानून की नज़रों में वो परिवार एक हिंदू जॉइंट फैमिली हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि जॉइंट फैमिली का लीगल स्टेटस तभी मिलता है जब गांव में कोई बड़ी हवेली हो या पुश्तों से जमीन हो, लेकिन एक्चुअल कानून बिल्कुल अलग है। राइट। और आज हम इसी फैसिनेटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सुनने वालों का स्वागत है इस डीप डाइव में, जहां आज का हमारा फोकस है हिंदू जॉइंट फैमिली, उसका ओरिजिन, नेचर और पूरा कॉन्सेप्ट। आज हमारा मिशन इन लीगल टर्म्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि डीपली डिकोड करना है। एग्जैक्टली। और इस डीप डाइव के लिए हमारे पास लॉ कॉलेजेस के सिलेबाएं हैं, इन डेप्थ लीगल आर्टिकल्स हैं और कुछ बहुत ही लैंडमार्क केस लॉस के सोर्सेज हैं। इन सोर्सेज के जरिए हम समझेंगे कि प्राचीन काल के नियम आज के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को कैसे शेप करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी भी है क्योंकि हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी और फैमिली राइट्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स जाल है। आज हम कर्ता, को-पार्सनरी और मितक क्षारा जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे का एक्चुअल लॉजिक एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। हाँ जरूर। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के ओरिजिन की बात करें तो ये अचानक से कानून की किताबों में नहीं आया था। इसकी शुरुआत एक्चुअली वैदिक पीरियड से होती है। उस समय का समाज फंडामेंटली पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक था। मतलब अग्रेरियन सोसाइटीज जहां खेती होती थी और रिसोर्सेज को बचाना बहुत जरूरी होता था, राइट? वहां तो परिवार के मुखिया का रोल सबसे बड़ा होगा। बिल्कुल सही। और इस मुखिया को गृहपति कहा जाता था। गृहपति सिर्फ एक टाइटल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। परिवार की सुरक्षा, उनके फाइनेंशियल डिसीजंस और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल ड्यूटीज निभाने की जिम्मेदारी उन्हीं की होती थी। ओके, तो जो श्रुति और स्मृति के प्राचीन टेक्स्ट्स हैं, जैसे मनुस्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति, उन्होंने इन्हीं नियमों की कानूनी नींव रखी होगी। हाँ, उन्हीं टेक्स्ट के हिसाब से परिवार सिर्फ एक करंट जनरेशन का हिस्सा नहीं होता, वो आने वाली और गुजर चुकी कई पीढ़ियों का एक अटूट स्पिरिचुअल हिस्सा माना जाता था, एक कंटिन्यूअस लीगल एंटिटी की तरह। सही बात है। लेकिन मैं सोच रही थी कि मॉडर्न लीगल लैंग्वेज में इसे इफेक्टिवली डिफाइन कैसे किया गया है, क्योंकि टेक्स्ट तो बहुत पुराने हैं। इसके लिए हमारे सोर्सेज में सर दिनशाह मुल्ला और डॉक्टर पीवी केन जैसे एमिनेंट जूरिस्ट की डेफिनेशंस हैं। सर मुल्ला के अनुसार एक हिंदू जॉइंट फैमिली में कॉमन एंसेस्टर और उनके सभी लीनियर मेल डिसेंडेंट्स शामिल होते हैं। लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा में, राइट? हाँ, जैसे पिता, बेटा, पोता और परदादा वगैरह। एग्जैक्टली वही। और सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि उनकी पत्नियां, विधवाएं और अनमैरिड बेटियां भी इस लीगल एंटिटी का हिस्सा होती हैं। अच्छा, अनमैरिड बेटियां। तो ट्रेडिशनल लॉ के हिसाब से शादी के बाद एक बेटी अपने पिता की जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रहती, वो ऑटोमेटिकली अपने पति की जॉइंट फैमिली में शामिल हो जाती है। हाँ, ट्रेडिशनल सेटअप वही था। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे फ्लक्चुएटिंग बॉडी कहा जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कानून का। इसको ना मैं एक बहुत अच्छी एनालॉजी से समझाती हूँ जो मैंने इन सोर्सेज में पढ़ी थी। एक जॉइंट फैमिली किसी ईंट और पत्थर से बनी बिल्डिंग की तरह स्टैटिक नहीं होती। ये ना एक बहती हुई नदी की तरह है जो लगातार बदलती रहती है। वाह, ये बहुत सटीक कंपैरिजन है। जैसे नदी में नया पानी आता है और पुराना आगे निकल जाता है, बरसात में आकर बढ़ता है और गर्मियों में सिकुड़ जाता है, लेकिन नदी का नाम वही रहता है। बिल्कुल। हिंदू जॉइंट फैमिली में भी नए जन्म या शादी से नए मेंबर्स जुड़ते हैं और मृत्यु से मेंबर्स कम होते हैं। तो कानूनी तौर पर किसी इंडिविजुअल मेंबर का शेयर स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं किया जा सकता जब तक बंटवारा ना हो। सही कहा, क्योंकि हर नए जन्म के साथ सबका शेयर घट जाता है और हर मृत्यु के साथ बाकी मेंबर्स का शेयर थोड़ा बढ़ जाता है। ये एक्चुअली एक कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएटिंग रियलिटी है। और इसी नदी वाले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है वो फैक्ट जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि एक जॉइंट फैमिली बनाए रखने के लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं होती। हाँ, और ये लोगों के लिए सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्चुअल कानून कहता है कि सिर्फ एक कॉमन एंसेस्टर और सपिंडा रिलेशनशिप का होना ही काफी है। सपिंडा रिलेशनशिप, आई थिंक ये एक बहुत ही डीप स्पिरिचुअल और लीगल कॉन्सेप्ट है जिसका सीधा मतलब है वो लोग जो एक ही पिंड या शरीर के अंश हैं। एग्जैक्टली। कानून यहाँ प्रॉपर्टी से ज्यादा खून के रिश्ते और शेयर्ड लिनिएज को मान्यता देता है। एक हिंदू जॉइंट फैमिली का वजूद प्योरली रिलेशनशिप्स पर आधारित है,
प्रॉपर्टी पर नहीं। लेकिन एक सवाल है, अगर प्रॉपर्टी और एग्जिस्टेंस का कनेक्शन इतना एब्स्ट्रैक्ट है तो कोर्ट्स इसे प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करती हैं? जैसे सोर्सेज में छोटे लाल वर्सेस झंडे लाल का केस का काफी जिक्र है। वो बहुत प्रोमिनेंट लैंडमार्क केस है। उस केस ने एक बड़े लीगल मिथ को तोड़ा था। अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदू जॉइंट फैमिली किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है। जैसे एक कंपनी अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है और केस फाइल कर सकती है, भले ही उसके डायरेक्टर्स कोई भी हो। तो जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हिंदू जॉइंट फैमिली कोई ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है। इसके पास अपने मेंबर से अलग कोई इंडिविजुअल लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। मतलब अगर परिवार की जमीन पर कोई कब्जा कर ले तो द हिंदू जॉइंट फैमिली के नाम से कोर्ट में केस दर्ज नहीं हो सकता। केस हमेशा इंडिविजुअल मेंबर्स या कर्ता के नाम से ही फाइल करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही रूल है। अब देखिए, इस बड़ी सी नदी यानी परिवार में सब शामिल हैं, चाचा, ताऊ, पत्नियां और अनमैरिड बेटियां। लेकिन क्या प्रॉपर्टी पर सबका बराबर का हक होता है? यह एक बड़ा टेक्निकल शिफ्ट है। यहाँ कानून का सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आता है जिसे को-पार्सनरी कहते हैं। अगर हिंदू जॉइंट फैमिली एक बड़ा सर्कल है तो को-पार्सनरी उसके अंदर बना एक छोटा सर्कल है। सही बताया। जॉइंट फैमिली में तो सब हैं, लेकिन इस छोटे सर्कल में सिर्फ वो लोग आते हैं जिन्हें प्रॉपर्टी में जन्म से अधिकार मिलता है। हर को-पार्टनर फैमिली मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर को-पार्टनर नहीं होता। और ये फंक्शन कैसे करता है, इसके लिए हिस्टोरिकल इंडिया में दो अलग स्कूल्स ऑफ थॉट रहे हैं, मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल। इन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग है। हाँ, ज्योग्राफी और लॉजिक दोनों में। मिताक्षरा स्कूल वेस्ट बंगाल और असम को छोड़कर लगभग पूरे भारत में माना जाता है। ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वेश्वरा की कमेंट्री है। और मिताक्षरा का बेसिक उसूल है राइट बाय बर्थ, यानी बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसका अपने पिता, दादा या परदादा की प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली हक बन जाता है, जिसे लीगल भाषा में अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज या अप्रतिबंध दया कहते हैं। अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब कि पिता का जिंदा होना बेटे के अधिकार में कोई रुकावट नहीं बनता। और एक टाइम पर 4 पीढ़ियां को-पार्सनरी का हिस्सा होती हैं, राइट? पिता, बेटा, पोता और प्रपोता। मैं सोच रही थी कि ये 4 का ही लिमिट क्यों रखा गया है? इसका रिलीजियस कनेक्शन है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार एक व्यक्ति को अपने पिछले 3 पूर्वजों को पिंडदान करने का धार्मिक अधिकार और फर्ज होता है, इसलिए 4 जनरेशन का रूल बना। ओह वाह, अब समझ आया। और अगर हम ईस्ट इंडिया यानी बंगाल और असम की बात करें तो वहाँ दयाभागा स्कूल चलता है। वो जिमुतवाहाना द्वारा लिखित टेक्स्ट पर बेस्ड है। हाँ, और वहाँ राइट बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहाँ रूल चलता है राइट बाय डेथ का, जिसे ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज या सप्रतिबंध दया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब पिता का जीवित होना सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक पिता जिंदा है वही अकेले पूरी प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ओनर है। बेटे का 1 रुपए का भी हक नहीं है। बिल्कुल जीरो हक। बेटे को प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब पिता का निधन हो जाए। इस पॉइंट पर ना सोर्सेस को एनालाइज करके मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्या दयाभागा स्कूल प्रैक्टिकली इंडिविजुअल ओनरशिप को ज्यादा प्रमोट करता है? क्योंकि मिताक्षरा में तो बच्चे के पैदा होते ही पिता अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। ये बहुत सॉलिड ऑब्जर्वेशन है। मिताक्षरा एक्चुअली कम्युनिटी सर्वाइवल और जॉइंट ओनरशिप पर हेविली रिलाइड था, लेकिन दायभागा कंप्लीटली इंडिविजुअलिज्म पर आधारित था, जहां इंसान जीते जी अपनी संपत्ति का अकेला मालिक रहता था। हालांकि आजादी के बाद जब हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आया तो इन दोनों स्कूल्स के बीच के गैप काफी कम हो गए और 2005 के हिस्टोरिकल अमेंडमेंट ने तो पूरा गेम ही बदल दिया। हाँ, 2005 के अमेंडमेंट ने को-पार्सनरी को एक बहुत एगैलिटेरियन आकार दिया। बेटियों को भी मिताक्षरा को-पार्सनरी में राइट बाय बर्थ दे दिया गया। आज मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में दोनों स्कूल्स लगभग सेम फ्रेमवर्क के हिस्से हैं। सही बात है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी तो आकार ले चुकी है, पर जब परिवार में इतने लोग हों और जॉइंट बिजनेस हो तो हर रोजमर्रा के काम का डिसीजन कौन लेगा? अगर 20 लोगों से हर सिग्नेचर करवाना पड़े तो बिजनेस चलाना नामुमकिन हो जाएगा। उस पैरालिसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग से बचने के लिए ही द कर्ता का कॉन्सेप्ट लाया गया था। कर्ता आमतौर पर परिवार का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है। लेकिन कर्ता किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ या बिजनेस एजेंट जैसा नहीं होता। एक एजेंट तो लीगली बाउंड होता है हर एक पैसे का हिसाब देने के लिए। राइट। कर्ता की पोजीशन बिल्कुल अलग है। उसका परिवार के साथ एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, मतलब विश्वास और अथॉरिटी पर आधारित रिश्ता। कर्ता पूरे परिवार के भले के लिए डिसीजंस लेता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि कर्ता बाकी मेंबर्स को पिछले खर्चों का स्ट्रिक्ट हिसाब देने के लिए कंप्लीटली अकाउंटेबल नहीं होता, जब तक उस पर किसी डायरेक्ट फ्रॉड का इल्जाम ना लगे। बिल्कुल। उसके पास इनकम और एक्सपेंसेस का एब्सोल्यूट मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। और उसके पास एक और पावर होती है जो सुनने में एक्सट्रीम लगती है, पावर ऑफ एलियनेशन। एलियनेशन यानी प्रॉपर्टी बेचना, ट्रांसफर करना या बैंक में गिरवी रखना। ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता कि एक अकेला इंसान सबकी शेयर्ड प्रॉपर्टी बेच दे? कानून को भी यही लगा, इसलिए उसने कर्ता पर 2 बहुत मजबूत लॉक्स लगाए हैं। कर्ता सिर्फ 2 स्पेसिफिक सिचुएशंस में अकेले प्रॉपर्टी एलिनेट कर सकता है। पहला, लीगल नेसेसिटी, और दूसरा, बेनिफिट ऑफ द एस्टेट। लीगल नेसेसिटी मतलब जब परिवार पर कोई आफत आई हो, जैसे भारी कर्जा चुकाना हो, किसी बीमारी का इलाज करवाना हो या कोर्ट केस का खर्चा हो और कैश ना बचा हो। हाँ, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस में बिना बाकी लोगों की परमिशन के वो बेच सकता है। और दूसरा, जो बेनिफिट ऑफ द एस्टेट है, वो तब लागू होता है जब कर्ता ऐसी डील करे जिससे परिवार को बड़ा मुनाफा हो। राइट। पर अगर उसने प्रॉपर्टी गैम्बलिंग के कर्जे चुकाने या आयशो आराम के लिए बेच दी, तो कोर्ट में उस सेल को लीगली चैलेंज किया जा सकता है। एग्जैक्टली। अब समय के साथ ना कर्ता का कॉन्सेप्ट भी अडैप्ट हुआ है। एक बड़ा सवाल आया था कि क्या सिर्फ सबसे सीनियर मेल ही कर्ता बन सकता है? इसका जवाब नुपानी इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस संतोख सिंह केस में मिला था, जहां फैक्ट्स ये थे कि एल्डेस्ट ब्रदर यूके में रहते थे और लंदन से इंडिया का रेंट कलेक्शन और कोर्ट मैटर्स मैनेज करना उनके लिए टोटली इम्प्रैक्टिकल था। सही केस पकड़ा आपने। इसलिए सभी को पार्सनर्स की कंसेंट लेकर छोटे भाई जो जूनियर मेंबर थे उन्हें कर्ता बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगली वैलिड ठहराया। इससे ये साफ हो गया कि नेसेसिटी और आम सहमति हो तो जूनियर मेंबर भी कर्ता बन सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा एक और रेवोल्यूशनरी मुद्दा था जेंडर का। क्या एक फीमेल परिवार की कर्ता बन सकती है? अगर पुराने जजमेंट्स देखें, जैसे गैंगोली राव केस, तो उनका व्यू बिल्कुल स्ट्रिक्टली नेगेटिव था। उनका लॉजिक था कि कर्ता बनने के लिए को पार्सनर होना जरूरी है। और ट्रेडिशनल हिंदू लॉ में एक फीमेल तो को पार्सनर होती ही नहीं थी, तो कर्ता बनने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। ये तो वही प्राचीन गृहपति का पैट्रियार्कल सेटअप था। पर मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस ने इस पूरे सेटअप को हिला दिया। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट दिल्ली हाई कोर्ट के लैंडमार्क सुजाता शर्मा वर्सेस मनु गुप्ता केस को जाता है। ये 2005 अमेंडमेंट के बाद की बात है, राइट? बिल्कुल। जब हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 6 ने बेटियों को बेटों के बराबर स्टेटस दे दिया था और उन्हें बर्थ से को पार्टनर बना दिया। बिल्कुल। सुजाता शर्मा केस में कोर्ट के पास सवाल यही था कि अगर बेटियां को पार्टनर हैं तो क्या वो ऑटोमेटिकली कर्ता नहीं बन सकती। कोर्ट ने फाइनली कहा कि जब राइट्स बराबर हैं तो मैनेजमेंट अथॉरिटी भी बराबर होगी। ये बहुत ही सॉलिड लॉजिक था। एक एल्डेस्ट फीमेल को पार्टनर हिंदू जॉइंट फैमिली की कर्ता बिल्कुल बन सकती है। हजारों साल पहले के उस मेल डोमिनेटेड स्ट्रक्चर से इस मॉडर्न एगैलिटेरियन रूल तक का सफर कमाल का है। कमाल का है। लेकिन प्रॉपर्टी और कर्ता की इस बहती हुई नदी में एक और प्रैक्टिकल इशू आता है। अगर कोई मेंबर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अलग अपनी पढ़ाई, मेहनत और पर्सनल स्किल से पैसा कमाए तो उस पर किसका हक होगा? जैसे अगर एक जॉइंट फैमिली का लड़का गांव छोड़कर शहर में पढ़ने जाए और मेहनत से एक बड़ा डॉक्टर या लॉयर बन जाए, तो क्या उसकी पूरी आमदनी जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी जिसमें चाचा ताऊ सबका हिस्सा हो? आज ये एब्सर्ड लगता है, लेकिन हिस्टोरिकल ट्रूथ ये है कि 1930 से पहले ब्रिटिश इंडिया में इसका जवाब हाँ था। ये लीगल हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्टोरिकल इनजस्टिस था। मैंने इसके बारे में पढ़ा है सोर्सेज में। प्री 1930 लॉ ये था कि अगर किसी भी मेंबर की बेसिक एजुकेशन जॉइंट फैमिली के फंड से आई है तो उस डिग्री के दम पर वो जो भी कमाएगा वो सब ऑटोमेटिकली जॉइंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुर्वासुला गंगाधारुडू केस है। एक सक्सेसफुल लॉयर ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि उसकी इनकम उसके अपने इंटेलेक्ट और मेहनत का नतीजा है। पर कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जॉइंट फैमिली ने उसकी शुरुआती स्कूलिंग फंड की थी, इसलिए उसकी जिंदगी भर की अर्निंग्स पर जॉइंट फैमिली का हक है। सही में इस रूल का सोसाइटी पर बहुत चिलिंग इफेक्ट होता ही था। इसने लोगों को नई स्किल्स सीखने और पर्सनल ग्रोथ करने से डीमोटिवेट कर दिया। अगर सारी मेहनत का फल बाकी मेंबर्स ले जाएंगे जिन्होंने कोई डायरेक्ट एफर्ट नहीं डाला, तो लोग मेहनत क्यों करेंगे? फिर इस इनजस्टिस को ठीक करने के लिए लॉ मेकर्स ने द हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 लाया। ये सच में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। हाँ, इस एक्ट ने इंडिविजुअल एम्बिशन और को पार्सनरी राइट्स के बीच एक क्लियर डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर दी।
एक्ट के हिसाब से कोई भी आमदनी जो पढ़ाई या स्पेशल स्किल से कमाई गई है वो उस व्यक्ति की सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजुकेशन जॉइंट फैमिली के पैसों से फंड की गई थी, उस व्यक्ति का अपने कमाए हुए पैसों पर अकेला कंट्रोल होगा। इसे और प्रैक्टिकली समझने के लिए बलबीर सिंह उप्पल व गुरमीत सिंह उप्पल केस बहुत फैसिनेटिंग है। ओह, हर्बल मेडिसिन वाला केस। एक बेटे ने हर्बल मेडिसिन का बिजनेस जॉइंट फैमिली के सीड कैपिटल से शुरू किया। वक्त के साथ उसने अपनी डीप लर्निंग और स्किल से बिजनेस को मैसिव एम्पायर बना दिया। तो जॉइंट फैमिली ने क्लेम किया कि शुरुआती कैपिटल तो हमारा था, इसलिए पूरा प्रॉफिट और बिजनेस जॉइंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेकिन कोर्ट का डिसीजन बहुत लॉजिकल था। कोर्ट ने सीड कैपिटल और पर्सनल स्किल को कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि सक्सेस पैसे की वजह से नहीं बल्कि बेटे की स्पेशलाइज्ड लर्निंग की वजह से आई। पैसा सिर्फ रिसोर्स था। इसलिए हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 लगाते हुए कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सारा प्रॉफिट सिर्फ उस बेटे की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। पर मैं एक बात और सोच रही थी। क्या बात? हर कानून में लूप होल्स होते हैं और सोर्सेज ने एक बहुत तगड़ा एनालिटिकल आर्ग्यूमेंट्रीज किया है। इस 1930 एक्ट में कहीं भी रीजनेबल अमाउंट क्लॉज जैसा कुछ नहीं लिखा है। हाँ, आप उस डायरेक्शन में सोच रही हैं जहां एक्सपेंसिव एजुकेशन आजकल काफी कॉमन हो गई है। एग्जैक्टली। आज किसी टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी से मेडिसिन या इंजीनियरिंग पढ़ने का खर्चा करोड़ों रुपए होता है। अगर कोई परिवार अपनी जमीन या फैमिली फंड का 80% हिस्सा सिर्फ एक बच्चे की एक्सपेंसिव डिग्री में डाल दे और वो बच्चा बाहर जाकर हाई पेइंग करियर बनाए, कानून के अनुसार 1930 एक्ट उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसकी सारी आगे की कमाई कंप्लीटली सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। पर ये मॉरली अनफेयर लगता है। कानून उस बच्चे को फैमिली को पैसे लौटाने के लिए लीगली बाउंड नहीं करता, लेकिन उन बाकी कजिन्स या सिबलिंग्स का क्या जिनकी शेयर्ड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचकर उसे पढ़ाया गया था? उनका तो डायरेक्ट नुकसान हो गया, क्योंकि राइट बाय बर्थ वाली प्रॉपर्टी एक व्यक्ति की सक्सेस में पूरी तरह ड्रेन हो गई। ये वाकई में एक डीपली प्रॉब्लमैटिक ग्रे एरिया है जहां लॉ और मॉरलिटी आपस में फ्रीली टकराते हैं और बैलेंस बहुत अनइवन लगता है। तो इस पूरे डीप डाइव के सफर को अगर हम देखें तो क्लियर हो जाता है कि हिंदू जॉइंट फैमिली कभी स्टैग्नेंट नहीं रही। गृहपति के एंशिएंट कंट्रोल से लेकर मिताक्षरा की को-पार्सनरी तक इसने लगातार रूप बदले हैं। बिल्कुल। 1930 एक्ट से इंडिविजुअल एम्बिशन प्रोटेक्ट हुआ और 2005 अमेंडमेंट से जेंडर इक्वालिटी आई। एक हजारों साल पुराना सिस्टम वक्त के साथ इगैलिटेरियन होता चला गया। तो सुनने वालों के लिए इस डिस्कशन के बाद एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहती हूँ मैं। आज के वक्त में जब एजुकेशन इतनी एस्ट्रोनॉमिकली एक्सपेंसिव हो गई है, क्या इस 1930 के हिंदू गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है? ये सोचने वाली बात है। अगर मेजॉरिटी शेयर्ड फंड्स एक ही व्यक्ति पर खर्च हो जाएं, तो क्या उस व्यक्ति पर प्रोपोर्शन के हिसाब से रीइंबर्स करने की कानूनी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? अगर कानून नहीं बदला तो शायद को-पार्सनर्स आपस में ही फंडिंग को लेकर कानूनी लड़ाइयां शुरू कर देंगे। इस फैसिनेटिंग ग्रे एरिया के बारे में जरूर सोचें। अगली बार जब आस पड़ोस में कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सुने तो इन सेंचुरीज ओल्ड रूल्स को याद कीजिएगा जो प्रैक्टिकली साइलेंटली ऑपरेट कर रहे होते हैं। क्योंकि एक हिंदू जॉइंट फैमिली आखिरकार सिर्फ इमोशंस का रिश्ता नहीं है, बल्कि अधिकारों, फर्जों और कानून का एक कंटिन्यूअस और एवर इवॉल्विंग आर्किटेक्चर है। बिल्कुल सही। तब तक के लिए इन लीगल स्ट्रक्चर्स पर ऐसे ही नए नजरिए से सोचते रहिए और खुद को इन्फॉर्म्ड रखिए।